वाई लॉयर्स आर अनहैप्पी विद देयर जॉब। एक वकील जो है अपने काम से इतना ज्यादा खुश क्यों नहीं होता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 5 बातें बताऊंगा। आप उन 5 बातों को समझकर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि ये बातें आपकी लाइफ के अंदर आई हैं या नहीं आई है। आप क्या सोचते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, आप पास्ट एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ साथ और भी जो लोग वीडियोस देखेंगे, कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो आपके एक्सपीरियंसेस को देखकर अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके लोगों को बताऊं, ताकि उनके भी थोड़ा जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ गुजरा है वो अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर कुछ चेंज ला सके, अपनी लाइफ के अंदर चेंज ला सके लॉ प्रोफेशन के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक रियलिटी और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें एक लॉयर की, एक एडवोकेट की क्या लाइफ और क्या वर्क ड्यूरेशन होती है, क्या क्या उनके करना पड़ता है और क्या क्या चीजें उनको फेस करनी पड़ती हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल जरूर दूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहले हमने टॉपिक चूज करा है, व्हाई लॉयर्स आर अनहैप्पी विद देयर जॉब। एक वकील अपने जॉब से, अपने काम से इतना ज्यादा खुश क्यों नहीं होता है। तो क्या रियलिटी है, इसके पीछे क्या सच है। जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स के, उनको इस वीडियो की बहुत ज्यादा नीड है, उनको समझनी पड़ेगी एक एक बात, पॉइंट टू पॉइंट, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात आती है वर्क ड्यूरेशन, जो मैंने एक पहला टॉपिक, एक छोटा सा पॉइंट रखा है वर्क ड्यूरेशन का। वैसे तो हजारों बातें इसके पीछे, इस टॉपिक के पीछे जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो मेजर बात है जो हर किसी को जाननी पड़ेंगी, वही मैं आज लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर। पहली बात आती है वर्क ड्यूरेशन। वर्क ड्यूरेशन के ऊपर क्या बात आई है। एक अच्छा एडवोकेट, जो एक सीनियर एडवोकेट साहब जो बनते हैं अपने काम के थ्रू, अपने रिस्पेक्ट के थ्रू, उन्होंने जो केसेस डील करे उनके थ्रू, तो जो वो कैसे बनते हैं, जो एक अच्छे सीनियर एडवोकेट होते हैं उनको कम से कम एक हफ्ते के अंदर 6 दिन तक का तो काम करना पड़ता है, साथ ही उनको 50 घंटे तक एक हफ्ते के अंदर देने पड़ते हैं, तब जाके वो एक जो पोजीशन उन्होंने कमाई होती है सीनियर एडवोकेट की, एक रिस्पेक्टफुल एडवोकेट की, उनको बरकरार जब भी रख पाएंगे जब वो 6 दिन तक अपना काम करते हैं, 50 घंटे तक उनको देने पड़ते हैं। अब मुद्दे की बात ये आती है, उनके साथ साथ कोई लॉ फर्म है या कोई एक अच्छे एडवोकेट का ऑफिस है, अगर कोई जूनियर एडवोकेट वो ज्वाइन करता है, कोई लॉ ग्रेजुएट ज्वाइन करता है उनके ऑफिस को या फिर लॉ फर्म को, उनको भी, जूनियर एडवोकेट्स को भी साथ में इनिशियल स्टेज पे ही 6 दिन तक का काम पर वीक के अंदर करना पड़ता है, 50 घंटे तक से ज्यादा काम करना पड़ता है। क्यों? अब एक सीनियर एडवोकेट है, वो तो एकदम अपने ऑफिस में आके तुम्हारा वेट तो करेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें ही उनसे पहले उनके ऑफिस में, उनकी लॉ फर्म के अंदर पहुंचना पड़ेगा, अपने ऑफिस को ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि और जब आपके सर आएंगे उससे पहले ही आप अपना काम स्टार्ट कर सको। तो इसी वजह से 6 डेज तो है ही, लेकिन 50 घंटे से ज्यादा एक जूनियर एडवोकेट को ज्वाइन करना पड़ता है। और इनिशियल स्टेज पे उनको इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती नहीं है कि काम करना है, इतने देर तक काम करना है, इसीलिए उन सभी को ये एक चीज फेस करनी पड़ती है कि वो बरकरार तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं अपनी लॉ फर्म के अंदर या फिर कोई अच्छे सीनियर एडवोकेट के ऑफिस के अंदर। मैंने पहले ही बोल रहा हूं, अच्छे सीनियर एडवोकेट के ऑफिस के अंदर, क्योंकि आपको अपने प्रोफेशन के अंदर, लॉ के प्रोफेशन के अंदर अच्छा उठना है, तो एक अच्छे लोग, अच्छे ऑफिस को ज्वाइन करके ही तो आप अच्छा सीख पाओगे, और उसी के लिए आपको अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब तक टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको कौन हायर करेगा, कि बंदे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो है आराम से बैठकर काम कर पाए, जिसको हम जितना काम, जितना टाइम बोल रहे हैं वो दे ही नहीं पा रहा। वो एक छोटी छोटी बात को ऑब्जर्व करा जाता है सीनियर एडवोकेट की तरफ से, इसीलिए उनको जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना देना पड़ता है। अगर वो टाइम नहीं दे पाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंड में उनको जॉब से अपनी हाथ धोना पड़ता है। इसी वजह से लॉ के प्रोफेशन के अंदर जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो मन में आपको ठानना पड़ेगा कि मेरे को जो है टाइम की कोई भी नहीं देखना है कि क्या टाइम हो रहा है, किस टाइम पे मैं काम कर रहा हूं, कितना टाइम मैंने दिया है, ये सारी चीजें आपको भूलना पड़ेगा। आपको अच्छे से अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा टाइम मेन देना पड़ेगा अपने लॉ फर्म के अंदर, एक अच्छे सीनियर एडवोकेट के ऑफिस के अंदर। ये बात आपको बहुत अच्छे से गौर करने वाली है पूरी वीडियो के अंदर। अब दूसरा टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान जरूर दीजिएगा। पहली बात आती है एडवोकेट्स और क्लाइंट्स का रिलेशनशिप। ये एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है। कोई क्लाइंट्स अगर किसी एडवोकेट को अप्रोच करते हैं, तो क्लाइंट्स का क्या, किस लिए अप्रोच करेंगे? ऑब्वियस है, उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, उनके पास कोई दिक्कत हुई है, तो वो दिक्कत एडवोकेट के पास आए हैं अपनी दिक्कत को बताने के लिए, समझाने के लिए कि आप मेरे बिहाफ पे कोर्ट के अंदर प्रोसीड करिए, ठीक है। तब इस केस के अंदर जब क्लाइंट्स किसी एडवोकेट को अप्रोच करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो एडवोकेट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि उन क्लाइंट्स की पूरी डिटेल ले, क्या क्या प्रॉब्लम हुई है उनको समझे, उनको समझने के बाद अपने ऊपर लाके देखनी है। जब तक आप अपने ऊपर लाकर उस प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, तब तक आप अच्छे से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, अच्छे से अपीयर नहीं हो पाओगे, अच्छे से अपने एविडेंसेस पेश नहीं कर पाओगे कि मेरे साथ अगर ऐसी दिक्कत हुई होगी, अगर होगी
या हो चुकी होगी, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कैसे कैसे कानून की मदद ले सकता हूं, क्योंकि कानून की पढ़ाई किसने कर रखी है? एडवोकेट ने। क्लाइंट इसीलिए ही आपके पास आकर आपको अप्रोच करेगा। तो इसके अंदर सबसे मेन जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है किसका? एडवोकेट का। उसको अपीयर होना है कोर्ट के अंदर अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, भले ही क्लाइंट ने गलती करी हो या क्लाइंट के साथ गलत हुआ हो। सबसे ज्यादा मेन काम जो है एडवोकेट का आ जाता है। लेकिन बोलने में आसान लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल तौर पे एक एडवोकेट के पास अगर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस निकालने का, डील करने का जब काम आता है ना, जब सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला काम आता है और एक क्लाइंट अपने एडवोकेट से जो है ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं, ये सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि मैं अपने एडवोकेट के पास जो है अपनी प्रॉब्लम लेकर जाऊंगा और मेरे एडवोकेट सर जो है, मेरे एडवोकेट जो मैंने हायर करा हुआ है, वो एकदम मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे, दे देंगे। लेकिन ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर हियरिंग चालू होती है, अब इसके अंदर दिक्कत क्या आती है? क्लाइंट ने एडवोकेट को बिल्कुल आधी बात बताई, अब कोर्ट के अंदर अपीयर हुए, ऑब्वियस है जो अपोजिट पार्टी होगी वो भी तो अपने एविडेंसेस पेश करेगी। हमारे साथ साथ सिर्फ हम ही थोड़ी ना कोर्ट के अंदर प्रोसीड करेंगे, जज साहब जो है हम ही थोड़ी ना सुनेंगे, अपोजिट पार्टी को भी तो सुनेंगे। तो इस केस के अंदर सबसे मेन दिक्कत एडवोकेसी के अंदर यही आती है कि हमारा क्लाइंट की हमने जो बातें सुनी होती है, जो क्लाइंट हमारे को अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, हम वही प्रोसीड करते हैं, उसी को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम प्रोसीड करते हैं कोर्ट के अंदर। जो अपोजिट पार्टी है वो अब मेन जो है फैक्ट्स लेकर आ जाती है, जो क्लाइंट्स ने हमारे एडवोकेट्स को हमें नहीं बता पाते हैं, ये नहीं बताई होती है, वो कोई भी रीजन से ना बताई हो। अब दिक्कत मेन कहां आती है? जो इंसाफ हम दिला सकते होते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो नहीं दिला पाते। क्यों? सिर्फ मिसकम्युनिकेशन की वजह से। उन्होंने आधी अधूरी बात एडवोकेट्स को अपने बताते हैं क्लाइंट्स, और साथ में एक्सपेक्टेशन रखते हैं बिल्कुल अनरियलिस्टिक कि भाई मैं इतनी सी बात अपने एडवोकेट को बता दूंगा, आधी अधूरी बात बता दूंगा और मेरे को जो है अच्छे से इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि एडवोकेट्स और एडवोकेट जो है बहुत एक्सपीरियंस है, वो सब संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे ऐसे? जब तक क्लाइंट्स जो है अपने एडवोकेट को सारी बात रियल तौर पे नहीं बताएंगे, बल्कि क्लाइंट्स ने गलती करी हो या ना करी हो, उनको बस अपनी प्रॉब्लम सब तरीके की बतानी पड़ेगी अपने एडवोकेट्स को। तो यही मेन बात मैं आपको बताने वाला हूं कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत दिक्कत देती हैं कि कोर्ट के अंदर बताया कुछ जाता है क्लाइंट्स एडवोकेट को, एडवोकेट प्रोसीड उसी हिसाब से करता है, लेकिन एक्चुअल में निकलता कुछ और है, और जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आराम से हो सकता था, बिल्कुल सिंपल तौर पे हो सकता था, वो नहीं हो पाता है, और प्रॉब्लम्स जो है फिर मैनेज करनी पड़ती है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सिर्फ क्लाइंट को। क्लाइंट की गलती है। अब एक हियरिंग अगर चली गई और जज साहब ने वहीं पे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पकड़ लिए अपोजिट पार्टी के, तो सबसे ज्यादा फंसेगा कौन? क्लाइंट फंसेगा। अब इसमें नाम कहां पे खराब होता है? एडवोकेट का, कि एडवोकेट ने गलती करी है या एडवोकेट के पास पूरी स्किल्स नहीं थी कोर्ट के अंदर अपीयर होने की, और जो एप्रिसिएशन एडवोकेट को मिलने चाहिए था, जिस काम के लिए उनको हायर करा गया, जितनी इंफॉर्मेशन उनको दी गई है, उस इंफॉर्मेशन का, उस काम का, उस हियरिंग का बिल्कुल भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। एप्रिसिएशन का मेरा मतलब है कि अगर मैंने आपसे कोई काम कराया, आपने मेरा काम करके दिया जितना मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई जितना मैंने इंफॉर्मेशन दी है, जितना काम मैंने दिया है, सामने वाले बंदे ने उतना ही काम मेरे को करके दे दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एप्रिसिएशन दूं कि भाई आपने मेरे को बहुत अच्छा काम दिया है और आपने बहुत अच्छा काम करा है और मैं आपके काम से खुश हूं। आप सामने वाला बंदा जो है, यानी कि आप लोग जो है खुश नहीं होगे, आपके मन में एक अच्छा सा इंटेंशन नहीं आएगा, आप अपने काम से खुश नहीं होगे कि चलो भाई मैंने जो काम करके दिया है, सामने वाली पार्टी जो है मेरे से खुश हुई है। अब क्लाइंट्स और एडवोकेट्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप कभी होता ही नहीं है। क्यों? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्लाइंट्स एडवोकेट्स के साथ। एडवोकेट्स इन रिटर्न चाहते हैं कि भाई मैंने इतना काम करा, इतना टाइम दिया, 6 दिन दिए, एक हफ्ते के अंदर 50-50 घंटे तक का काम दिया, उसमें से मैंने 10 क्लाइंट का काम करा, 10 में से 8 क्लाइंट ने मेरे को एप्रिसिएशन ही नहीं दिया, सिर्फ उनकी गलती की वजह से, और भुगतना हमें पड़ता है। इसी वजह से मैंने ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला था कि व्हाई लॉयर्स आर अनहैप्पी विद देयर जॉब, एक ये सबसे बड़ा मेन रीजन है। अब तीसरी बात इसके अंदर आती है कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, यानी कि जूनियर एडवोकेट्स नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिस्टिक लाइफ ऑफ द लॉ। क्यों? एक जूनियर एडवोकेट जब कोर्ट ज्वाइन करता है, या जूनियर एडवोकेट यानी कि कोई भी एक लॉ स्टूडेंट लॉ करना चाहता है, वो लॉ कॉलेज ज्वाइन करता है, तो वो किस इंटेंशन से करता है कि मैंने जो है लॉयर को जो है मूवीज के अंदर देखा है, कोर्ट्स को जो है मूवीज के अंदर देखा है, बहुत ही अच्छा इंवायरमेंट होता है, बहुत अच्छी इमेज को रिप्रेजेंट करा जाता है, बहुत अच्छा प्रोफेशन, बहुत अच्छी वेल्दी और इमेजफुल जो है उनको प्रेजेंट करा जाता है मूवीज के अंदर। लेकिन उन सभी लोगों को मैं पहले ही अवेयर करना चाहता हूं कि आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन रखकर लॉ प्रोफेशन को ज्वाइन कभी नहीं करना है। आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छा रेप्यूटेड लॉयर बनता है। कोई भी आप लॉ स्कूल ज्वाइन करके, अच्छे से लॉ पढ़कर, कोई लॉ फर्म ज्वाइन करके, कुछ भी किताब पढ़कर आप कभी भी उनके जैसे नहीं बन पाओगे। ये बात को आपको रियलिटी तौर पे समझना पड़ेगा। मैं आपको बार बार यही बात बोलूंगा। इसके अंदर मेन सबसे ज्यादा काम लॉ स्टूडेंट को, जूनियर एडवोकेट्स को या नए लॉ ग्रेजुएट्स को
या नए जूनियर एडवोकेट्स को सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना पड़ता है? सबसे ज्यादा रीडिंग सबसे ज्यादा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी ज्यादा रीडिंग आप करोगे उतने ही जो जजमेंट्स आते हैं उनको आप पढ़ पाओगे बिल्कुल कंसाइज फॉर्म के अंदर। ये सबसे ज्यादा आपके अंदर एक बहुत बड़ी कला होनी चाहिए। ये एक वकील के पास ही होती है। जब भी तो वकील के पास लोग अप्रोच होंगे, जब भी तो आप लोगों के पास जो है कोई भी क्लाइंट्स आएंगे कि इनकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये पॉइंट्स को एकदम पकड़ लेते हैं कि जो भी एक चार्जशीट आई है या कोई भी चीज आई है उनको आराम से पकड़ने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। दूसरी बात, रिसर्चिंग का आपके अंदर बेस्ट स्किल्स होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का भी बहुत अच्छा स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। रिव्यूइंग ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, भाई मेरी प्रॉपर्टी का मैटर है, मेरी प्रॉपर्टी का जो कोई भी डिस्प्यूट है, को जो प्रॉपर्टी के पेपर होंगे या फिर कोई भी कागज होगी, रजिस्ट्री होगी, वो कौन बता पाएगा कि भाई असली है नकली है, इसके अंदर क्या डिस्प्यूट है, तो जज कर पाओगे। रिव्यूइंग अदर डॉक्यूमेंट्स, ये पॉइंट मैंने इसलिए ही डाला है। ये कला एक वकील के अंदर ही होती है, जब भी तो लोग वकील के पास आएंगे, यही एक मेजर पॉइंट होता है। साथ ही में कोर्ट का अपीयरेंसेस, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी लॉ ग्रेजुएट है, उसको कोर्ट की अपीयरेंसेस, रियलिटी यानी कि सच जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में मूवीज के अंदर जो कोर्ट्स दिखाए जाते हैं भाई वो बिल्कुल अलग हैं। जो रियलिटी में कोर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं, जिसमें वर्क परफॉर्मेंस कैसा होता है, कैसे एक एडवोकेट जो है अप्रोच करते हैं जज साहब के आगे, और कोर्ट रूम के अंदर क्या एटिकेट्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये थर्ड पॉइंट मैंने इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना सारे लोगों का, एक आम आदमी को भी और एक एडवोकेट लॉ स्टूडेंट। अब इसके अंदर एक फोर्थ पॉइंट मैंने जोड़ा है, अनसेटिस्फाइड टू ईच अदर, यानी कि स्ट्रगल। आजकल जो है लॉ की फील्ड के अंदर स्ट्रगल बहुत अच्छा खासा चल रहा है। स्ट्रगल इन द सेंस हर एक फील्ड के अंदर चल रहा है, भले कोई क्लाइंट हो, कोई और डिग्री हो, या कोई भी एक आम इंसान हो, या कोई एक एडवोकेट क्यों ना हो, सबके पास सबसे ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। अब क्यों चल रहा है? क्योंकि क्लाइंट्स जो है एडवोकेट्स की फीस से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और जो एडवोकेट्स हैं वो क्लाइंट्स के केसेस और ग्रेटिट्यूड से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो दोनों के बीच में जो है अनसेटिस्फैक्शन का चक्कर बिल्कुल हमेशा चलता रहता है। मैंने पहले आपको बताया था, एक तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो क्लाइंट्स अपने एडवोकेट्स के साथ रखते हैं, जो सबसे ज्यादा आगे चल के दिक्कत हर किसी को देता है। इसी वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का, मिसकम्युनिकेशन का फर्क आ जाता है। इसी वजह से उसी स्टेज से ही इनका स्ट्रगल पीरियड चालू हो जाता है। अब मैं फिफ्थ और आखिरी बात इस वीडियो की आपके सामने रखना चाहूंगा। इसके अंदर मैंने बोला है लॉयर्स हैज टू वर्क ऑन देम। पहले किसी भी वकील को अच्छा वकील बनने के लिए ना अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। कि भाई पहले जब तुम लॉ प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? पहले आपको क्या, आपका मेन इंटेंशन क्या है ज्वाइन करने का? कि आपने मूवीज में देख के आए हो कि आपने मूवीज के अंदर कोर्ट अपीयरेंसेस कैसे होते हैं, लॉयर्स कैसे होते हैं। बिल्कुल भी ऐसी अप्रोच आपको फॉलो करके नहीं ज्वाइन करनी है। आपको बिल्कुल रियलिटी, आप जाके देखो एक बारी कोर्ट्स के अंदर, एडवोकेट्स को ज्वाइन करो, उनके वर्क को देखो, उनके केसेस को देखो, उनकी केस फाइल्स को देखो कि कैसे कोर्ट के अंदर प्रोसीड कर रहे हैं, और रियलिटी कैसी है। एक मूवीज के अंदर कोर्ट का जो अपीयरेंसेस होता है वो कैसा होता है, पहले ये आपको जानना जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मन में आता है कि भाई मैं अच्छा लॉयर कैसे बनूं? कैसे बन पाओगे? एक कॉमन सेंस से बताओ। आपने सिर्फ लॉ की डिग्री पढ़ी, लॉ स्कूल में एडमिशन लिया और लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़े, और आप इसके बेस के ऊपर क्या अच्छे लॉयर बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे जब तक आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी। दूसरी बात, जो इतनी सारी जो मैंने आपको कलाएं बताई हैं, ये तो सिर्फ चंद कला है, एक 1/4 पार्ट भी नहीं है इसका कला जो मैंने आपको बताई है। इन सारी चीजों पे जिसने वर्क कर लिया, जितनी जल्दी से जल्दी वर्क कर लिया, जितने जल्दी से जल्दी अपने ऊपर काम कर लिया, वो उसको स्ट्रगल पीरियड किसी भी टाइम का आ जाए, किसी भी तरीके का स्ट्रगल पीरियड आ जाए, लेकिन उस बंदे के पास बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं आएगा, क्योंकि उस बंदे ने स्ट्रगल पीरियड के अंदर अपने ऊपर काम दिया है, अपने ऊपर टाइम दिया है, अपने ऊपर काम करा है। तो मैंने यही बताना चाहूंगा, एक गुरु मंत्र के तौर पे आप समझिए या फिर एक शॉर्टकट के तौर पे समझिए कि अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है, अच्छा एडवोकेट बनना है, तो सबसे पहले आपको जो है सेल्फ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सेल्फ ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी आपको सिखाएगा नहीं, कोई भी आपको इतना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं देगा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो या तुम गलत काम कर रहे हो, तुम सही जगह जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये चाहे 10 साल गुजर जाए, चाहे 20 साल गुजर जाए, कोई भी आपको गाइड करने वाला नहीं है। कोई अपनी चेयर आपको क्यों देगा? कोई अपनी चेयर आपको क्यों देगा बैठने के लिए? बल्कि आपको खुद ही दूसरे की चेयर पे बैठने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है वो खुद ही सीखना पड़ेगा। कैसे सीखोगे? सेल्फ ट्रेनिंग। अपने आप को खुद एनालाइज करके क्या क्या चीजें मार्केट के अंदर चल रही हैं, कहां पे ज्यादा केस है, किस डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा डिस्प्यूट आ रहे हैं, मेरे एरिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस किसके रिगार्डिंग आते हैं, ताकि लोग किस जगह पर किस डिस्प्यूट के लिए ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, वो कैसे जानोगे? मार्केट को एनालाइज करने के लिए। तो मेरा इस वीडियो का मेन इंटेंशन यही थी कि एक लॉयर जो है अपने वर्क के साथ में, अपने जॉब के साथ में इतना ज्यादा खुश क्यों नहीं होता है। ये सारी चीजें अगर किसी ने
कंट्रोल कर ली, मैनेज कर ली अपने पूरे डेली रूटीन के अंदर, तो वो सारी जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाएगा और अपनी एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा एडवोकेसी, एक अच्छा वेल्दी या फिर एक अच्छा पब्लिक इमेज अपनी बना पाएंगे, सिर्फ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी डाउट अगर बन रहा होगा तो आप अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। भले ही आप लॉ स्टूडेंट हो, आपने जस्ट लॉ ज्वाइन करी हो, या फिर एक एक्सपीरियंस आप एडवोकेट क्यों ना हो, या फिर एक आप लॉ ग्रेजुएट क्यों ना हो, या फिर कोई आप जूनियर एडवोकेट क्यों ना हो, या फिर अगर आपने कोई भी लॉ फर्म ज्वाइन करी हो, या फिर कोई भी आपने एक एडवोकेट का ऑफिस ज्वाइन करा हो, जितने भी जिसके भी जिस भी पीरियड के एक्सपीरियंसेस होंगे वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके साथ साथ मैं भी और बाकी जो भी लोग वीडियो देखेंगे वो भी आपके एक्सपीरियंसेस को समझकर जो गलतियां आपने करी होंगी वो ना कर पाए, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप ऐसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करके लोगों को अवेयर करना आप लोगों का जरूर काम होना चाहिए कि भाई ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप अपने कलीग्स को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।